मैं आज जिस मसले पर बातचीत करना चाहता हूं वो बड़ा गंभीर मसला है और इसको बड़ा गहराई तक जाकर इसको समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जरूरत जो है, सबसे बड़ी चुनौती, चेतावनी हमारे सामने ये है कि क्या अब हम लोग अपने घर में भी सुरक्षित हैं। जिस तरह से ये आतंकी हमला हुआ और जिस तरह से आतंकी जो तैयारियां कर रहे थे और जो आतंकी मॉड्यूल पकड़ा गया है, उसके बाद ये सवाल हम सबके सामने, हर भारतीय के सामने ये है कि क्या अब हम अपने घरों में भी सुरक्षित हैं। 10 नवंबर को दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में ठीक लाल किले के सामने चलती कार में जो जोरदार धमाका हुआ, विस्फोट हुआ, उसमें अब तक 12 लोगों की जानें जा चुकी हैं। बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि दरअसल ये जो कुछ हुआ ये एक आतंकी घटना थी। क्योंकि अब तक जांच एजेंसियां जांच कर रही थी, इसलिए मैंने इस विषय में अब तक कोई भी वीडियो बनाना उचित नहीं समझा। क्योंकि जब तक जांच एजेंसियां किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे, जब तक जांच एजेंसियां और सरकार की तरफ से ये कहा ना जाए कि यह आतंकी हमला है, तब तक इसके बारे में कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए इस पर कुछ भी हल्की बात करना ठीक नहीं है। इसलिए मैं इस मसले पर अब तक खामोश था। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए इस मसले पर कुछ बात करना, कुछ आपसे चर्चा करना बहुत बहुत जरूरी है। हालांकि ये एक आतंकी हमला हो सकता है, इस बात की आशंका पहले से थी। क्योंकि इस आतंकी हमले से पहले ही जिस तरह से फरीदाबाद में और हरियाणा में करीब करीब 2900 किलो विस्फोटक, 2900 किलो, समझ रहे हैं आप कितना बड़ा जखीरा होता है। जिस तरह से 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा गया, उसके बाद से लग रहा था कि कोई ना कोई साजिश हो सकती है। लेकिन फिर कह रहा हूं, क्योंकि जांच एजेंसियां किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची थी, इसलिए इसको आतंकी हमला कहना ठीक नहीं था। पर अब सरकार ने कह दिया है, तो इस पर चर्चा करनी जरूरी है। और चर्चा करने के लिए हालांकि बहुत सारे बिंदु हैं इस पूरे मामले के, वो सब आपकी जानकारी में होंगे। लेकिन मैं आज जिस मसले पर बातचीत करना चाहता हूं वो बड़ा गंभीर मसला है और इसको बड़ा गहराई तक जाकर इसको समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जरूरत जो है, सबसे बड़ी चुनौती, चेतावनी हमारे सामने ये है कि क्या अब हम लोग अपने घर में भी सुरक्षित हैं। जिस तरह से यह आतंकी हमला हुआ और जिस तरह से आतंकी जो तैयारियां कर रहे थे और जो आतंकी मॉड्यूल पकड़ा गया है, उसके बाद ये सवाल हम सबके सामने, हर भारतीय के सामने ये है कि क्या अब हम अपने घरों में भी सुरक्षित हैं। ये समझने की बात है। देखिए 10 तारीख को जब ये धमाका हुआ, उसके बाद देर रात जब मैं अपने घर की तरफ वापस जा रहा था, अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तब मुझे अचानक से जो है बार बार वो दृश्य मेरे जहन में आ रहा था। और जब मेरी गाड़ी के आसपास कोई भी गाड़ी होती थी तो मुझे लगता था कि कितना आसान है, अगर इस मेरे बगल की गाड़ी में धमाका हो जाए तो मेरा कोई कसूर हो या ना हो, मैं आतंकवादियों के निशाने पर हूं नहीं हूं, किसी के टारगेट में हूं नहीं हूं, लेकिन निर्दोष होते हुए भी मेरी जान चली जाए, ये कितना आसान है। और ईश्वर ना करे आप में से किसी के साथ भी ऐसा हो। लेकिन इस वक्त जो माहौल देश में बन गया है या जो बनाया जा रहा है, जिस तरह से देश में जो ये सब कुछ चल रहा है, उसको लेकर ये इस वक्त ये चिंता है, बड़ी ये जेन्युइन चिंता है कि अब जो है हम में से कोई सुरक्षित नहीं। क्योंकि इस पूरे जो दिल्ली में जो धमाका हुआ, उस धमाके के अंदर अब तक 8 डॉक्टर पकड़े गए हैं। सोचिए, अब तक हम ये सुनते थे, ये कहते थे कि भाई जो आतंकी होते हैं वो इसलिए आतंकी बनते हैं, इसलिए बंदूक उठा लेते हैं क्योंकि वो पीड़ित होते हैं, वो गरीब होते हैं, अशिक्षित होते हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं होता, गरीबी के कारण हथियार उठा लेते हैं। लेकिन अब जिस तरह से इस दिल्ली आतंकी मॉड्यूल के अंदर जो 8 डॉक्टर पकड़े गए हैं, सोचिए एमबीबीएस डॉक्टर पकड़े गए हैं, उसके बाद जो डॉक्टर मतलब हैं भी और डॉक्टरी पढ़ाते हैं, ऐसे लोग पकड़े गए हैं, उसके बाद ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। हमें से हम सभी लोग अस्पताल में जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम खुद बीमार हों या हमारे परिवार में कोई बीमार हो तो हम उसको लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। अब आप सोचिए, जिस डॉक्टर के पास आप ये भरोसा लेकर जा रहे हैं, इस भाव से जा रहे हैं, विश्वास लेकर जा रहे हैं कि ये डॉक्टर जो है आपकी जान बचा सकता है, आपके परिवार की, आपके मरीज की जान बचा सकता है, वो दरअसल जान बचाने वाला नहीं, जान लेने वाला है। ये सोचकर ही ये आशंका जो है, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि आप सोचिए कि आप कहां सुरक्षित हैं।
सकता है। अगर आपके बगल में रहने वाला डॉक्टर आतंकवादी है, आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं वहां पर आतंकवादी है, जिस आप डॉक्टर की क्लिनिक में जा रहे हैं वो आतंकवादी है, जहां पर आप कुछ टेस्ट कराने जा रहे हैं वो आतंकी निकल जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? और खतरा सिर्फ यही तक नहीं सीमित है, ये हमने आतंकवादियों को मॉड्यूल पकड़ा है। लेकिन आप सोचिए कि आप अपने घरों में जो है, दरअसल आप ट्रैवल करते हैं, आप जो है आप ओला उबर से ट्रैवल करते हैं, आप जो है बाइक पर ट्रैवल करते हैं, या फिर आप समझिए कि आप घर में कोई सामान मंगवाते हैं। आजकल तो जो है ऑनलाइन मार्केटिंग का जमाना है, लोग जो है तमाम तरह की जो वेबसाइट्स है वहां से अपने घर के सामान, और कितने सारे डिलीवरी मैन है जो आपके घर आके सामान डिलीवर करते हैं। उनमें से कौन क्या है ये आप नहीं जानते, क्योंकि अब ये जो आतंकी हमला हुआ है, इसको अगर मैं पहलगाम बात करूं, पहलगाम और इसको कंपैरिजन करेंगे तो देखिए खतरा क्या है। पहलगाम में जो आतंकी थे वो पाकिस्तान से ट्रेन होकर आए थे, ठीक है, और वो पाकिस्तानी, उनमें से कुछ पाकिस्तानी मूल के थे। अब वो उन सबको सुरक्षा बलों ने मार गिराया। लेकिन ये जो आतंकी हैं जो पकड़े गए हैं, ये भारत के नागरिक हैं, डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर हैं, और इनके दिमाग में किसी ने जो है जो एक आइडियोलॉजिकल जो एक वॉर है, ये जो एक जहरीली विचारधारा है, ये इनके जहन में भर दी है। तो ये हमारे अपने लोग हैं। तो आप सीमा पर सुरक्षित, आपको सेना रख लेगी, वहां पर सेना खड़ी है आपकी सुरक्षा करने के लिए। कोई आतंकी आता है, किसी ना किसी तरह से वो गच्चा देकर घुस भी आता है, तो फिर आपके पास सेना है, पुलिस है, आप उससे निपट सकते हैं। लेकिन जो आपके अपने लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, उससे आप कैसे निपटेंगे? तो खतरा यह है कि अब हर गली हर नुक्कड़ में कौन आतंकवादी है आप नहीं जानते, कौन आतंकवादियों का मॉड्यूल है, किसका दिमाग जो है एक रेडिकलाइज विचारधारा ने खराब कर दिया, आप नहीं जानते। तो इसलिए ये खतरा बहुत बड़ा हो गया। लेकिन लड़ाई सिर्फ रेडिकलाइज विचारधारा से नहीं है, बल्कि उस रेडिकलाइज विचारधारा के जो सिंपैथाइजर हैं, जो रेडिकलाइज विचारधारा के पक्ष में जाने अनजाने, बल्कि अनजाने में तो नहीं कहना चाहिए, जानबूझकर खड़े होते हैं, खतरा उनसे भी और ज्यादा बड़ा है। अब देखिए ना, जिस तरह से ये आतंकी वारदात हुई, और ये अकेली वारदात नहीं, इससे पहले भी आप देखिए ये जो आतंकी वारदात हुई, उसके बाद जो है तमाम जो कुछ मीडिया में और कुछ सोशल मीडिया में ये जो आतंकी जो मारा गया, जिसने खुद को एक तरह से सुसाइड बॉम्बर ही कहा जाना चाहिए ना, अब उसकी दुर्घटना से हुई मौत या जल्दबाजी में हुई ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो विस्फोटक अपनी गाड़ी में लेकर घूम रहा है और जिसके गाड़ी में विस्फोट होने से 12 लोगों की जानें चली जाती हैं, वो एक तरह का सुसाइड बॉम्बर ही तो है। तो आप सोचिए सुसाइड बॉम्बर जो है, और इसके परिवार के जिस तरह से हम बाइट सुन रहे हैं, इंटरव्यू सुन रहे हैं, मैं एक सुन रहा था किसी जगह पर कहा जा रहा था ये जो सुसाइड बॉम्बर था, इसकी जो पत्नी है शायद, वो एक जगह पर कह रही थी नहीं वो तो बहुत सरल आदमी थे, बड़े दयालु थे। मतलब अब आप जो आतंकवादी निर्दोष 12 लोगों की जान ले रहे हैं, उसके बारे में इस तरह की चीजें जो है टेलीकास्ट की जा रही है कि वो तो बड़े दयालु आदमी थे, बड़ा सज्जन आदमी था। ये तमाम 8 डॉक्टरों के बारे में इस तरह की बात चल रही है कि ये तो जी बड़े थे। और ये लोग जो बात कर रहे हैं, इनका बचाव करने वालों में जो आम लोग हैं या जो मीडिया है वो तो है ही, इसके साथ साथ देश के जो बौद्धिक जगत का एक बड़ा हिस्सा है वो इनके बचाव में उतर आया। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कई नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वो सब सुनकर लगता है कि किस तरह से आतंकवादियों का बचाव कर रहे हैं। और मैं आपको बार बार बताते रहा हूं, जनरल बिपिन रावत की एक बात जो है बार बार याद आती है। उन्होंने ये बात कही थी, और ये किसी भी भारतीय को भूलना नहीं चाहिए, कि भारत कि जब अगला वॉर होगा तो भारत को दरअसल 2.5 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। अब 2.5 मोर्चों में एक पाकिस्तान, एक चीन, और जो उन्होंने आधा मोर्चा कहा, वो जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत के अंदर से जो भारत के गद्दार हैं वो होंगे जो आधा मोर्चा। अब मैं कह रहा हूं कि ये 2 मोर्चे जो है, चाहे चीन और पाकिस्तान, फिलहाल यहां युद्ध नहीं है, लेकिन युद्ध इस आधे मोर्चे पर चल रहा है। यानी आप जो है चीन और पाकिस्तान से सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन ये जो देश के अंदर ये जो 2.5 मोर्चा गद्दारों का है, इससे तो हम में से कोई भी अब सुरक्षित नहीं रहा। आप देखिए इस आतंकी घटना के बाद इस आतंकी घटना पर लीपापोती करने और इन आतंकवादी जो डॉक्टर हैं इनको बचाने के लिए किस किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। एक महुआ मांझी है जो जेएमएम की नेता है, सांसद हैं, सोचिए सांसद हैं, वो कह रही हैं कि भाई ये जो है ये चुनाव के वक्त ही क्यों होता है। वो इस तरह का मैसेज देना चाह रही हैं कि दरअसल चुनाव होता है इसलिए धमाके करवाए जाते हैं। यानी वो इनडायरेक्टली ये कह रही हैं कि भारत सरकार खुद इस तरह के बॉम्ब ब्लास्ट करवाती है क्योंकि उसको चुनाव जीतना होता है। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान क्या होगा। विंग कमांडर, अपने आप को विंग कमांडर लिखती हैं और है भी क्योंकि सेना में सर्व कर चुकी हैं, अनुमा आचार्य कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो कह रही हैं कि दिल्ली का जो प्रदूषण था उस प्रदूषण से
ध्यान हटाने के लिए जो है ये सब चीजें करवाई जा रही है। यानी आप कह रहे हैं कि दिल्ली का प्रदूषण से सरकार चाहती है कि लोगों का ध्यान हटे और इसलिए जो है ये सब करवा रहे हैं। तो इसी तरह का बयान सिद्धारमैया ने दिया। फिर समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के कुछ लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई निर्दोष लोगों के साथ कुछ नहीं होना चाहिए और जो है धर्म के नाम पे किसी को नहीं पकड़ना चाहिए। अरे भाई, धर्म के नाम पे किसी को पकड़ने की बात नहीं है। जिसका कनेक्शन निकल रहा है उसको सुरक्षा बल जो है पकड़ रहे हैं। तो यहां धर्म की बात नहीं है, लेकिन यहां पर सवाल यह है कि ये आतंकी मॉड्यूल जो है कहां से आ रहे हैं, कौन तैयार कर रहे हैं। फिर देश में एक जो है बौद्धिक जो पूरे की पूरी बिरादरी है, बौद्धिक गिरोह है, वो अब इस पूरे मामले में नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए जी, नरेंद्र मोदी ने तो कहा था, अमित शाह ने तो कहा था कि 370 हटा दी तो उसके बाद टेररिज्म खत्म हो जाएगा। अरे भाई, टेररिज्म 370 एक अकेला कारण नहीं है टेररिज्म का, आपको अच्छी तरह से पता है। और 370 हटने के बाद कश्मीर में टेररिज्म की घटनाएं कम हुई हैं, ये आपको आंकड़े दिखाते हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई है, आंकड़े दिखाते हैं। लेकिन टेररिज्म तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक इस दुनिया में, इस दुनिया के नक्शे पर जब तक पाकिस्तान जैसा एक आतंकी देश आपका पड़ोसी है, तब तक टेररिज्म खत्म नहीं हो सकता। वो आतंकी देश ऐसा है, सिर्फ भारत नहीं दुनिया भर में वो जो है वो आतंकियों का एक्सपोर्ट करता है। तो जब तक पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर है तब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। तो सिर्फ 370 हटने से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। हाँ, नियंत्रित हो सकता है और नियंत्रित हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आतंकवाद जो नियंत्रित हुआ है। अब सोचिए, दिल्ली में जो है, इससे पहले मैं बार बार बताता रहा हूं कि दिल्ली में इससे पहले अगर आप चले जाइए 12-13 साल पहले चले जाइए, दिल्ली में कितने धमाके होते थे, मुंबई में कितने धमाके होते थे, वाराणसी जयपुर में कितने धमाके होते थे। अब ये जो धमाका हुआ, इस पर सुरक्षा बलों से कुछ लोग कह रहे हैं ये सरकार की नाकामी है। बिल्कुल सरकार से आप ये सवाल होने चाहिए, सरकार, सुरक्षा बल, ये सब जो है आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई कि 3000 किलो जो है वो विस्फोटक जो है वो यहां तक आ गया, वो फरीदाबाद तक आ गया। लेकिन इसमें देखिए कि ये भी आप ध्यान रखिए, बीते 10 दिनों में भारत के सुरक्षा, 10 दिन नहीं, मतलब बीते 1 से 1.5 महीने में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कम से कम 10 बड़े आतंकी हमले विफल किए हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आतंकी हमले विफल होते हैं ना, तब कोई ताली नहीं बजाता सुरक्षा बलों के। हमको कई बार मालूम भी नहीं पड़ता कि सुरक्षा बलों ने कितना बड़ा काम कर दिया। हमको नहीं पता, हमारे बगल में ही कोई खतरा था जिसको जो सुरक्षा एजेंसियों ने टाल दिया, लेकिन वहां नहीं। लेकिन जब उनमें से एक कोई वारदात हो जाती है तो फिर हम उन पर सवाल उठाते हैं, और उठाने भी चाहिए, क्योंकि कायदे से तो जीरो टॉलरेंस नीति होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक भी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह कि अगर एक घटना हो जाती है तो फिर आप उसकी तह तक जाना जरूरी है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं और ये जो होम ग्रोन टेररिस्ट निकल रहे हैं, आखिर ये किस मानसिकता के कारण निकल रहे हैं, कौन लोग हैं जो इस मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, कौन लोग हैं जो इनके मन में जहर भर रहे हैं। ये सारी चीजें जांच का विषय है। सिर्फ हम कहते हैं सुरक्षा नाकामी है, ये है, रक्षा मंत्री जवाब दे, गृह मंत्री इस्तीफा दे, उससे कुछ नहीं होने वाला। पहले भी कई गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उससे क्या आतंकवाद खत्म हो गया? हाँ, फिर से कह रहा हूं, जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। और क्योंकि सुरक्षा बल जो हैं वो लगातार इवॉल्व होते हैं, तो उसी तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी इवॉल्व होती हैं। अब से पहले किसने सोचा था कि देश में 8 डॉक्टर जो हैं वो आतंकी मॉड्यूल के रूप में निकलेंगे, आतंकवादी बन के निकलेंगे? तो वो जो आतंकी जो संगठन है ना, आतंकी गिरोह हैं, वो भी अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, वो भी नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। अब आप देखिए कि एक जो आतंकवादी इसमें पकड़ा गया है, जो ISIS के मॉड्यूल पर काम कर रहा था, गुजरात में जो पकड़ा गया, अब आप सोचिए अगर वो कामयाब हो जाता तो क्या होता। पहले उसकी बात करूं, उससे पहले ये बता रहा हूं, ये जो 3000 किलो जो जखीरा पकड़ा गया विस्फोटक, अगर ये कामयाब हो जाते, अगर 3000 किलो विस्फोटक जो इस्तेमाल कर लिया होता, तो अब समझ रहे हैं आप कि भारत में कितने लाखों लोगों की जानें गई होती। तो जो 3000 किलो विस्फोटक पकड़ा गया वो एक बड़ी कामयाबी है। वो भी सुरक्षा बलों के जब सवाल पूछे तो ये भी देखिए उनको एक कामयाबी भी मिली है। पर यह सवाल फिर उठता है कि इतना बड़ा जखीरा आया कहां से, कैसे आया? तो उसके पीछे जो है ये बात है कि ये जो डॉक्टर्स की जो पूरी की पूरी जो गिरोह था, ये आज से नहीं, ये 2-3 सालों से काम कर रहा था। लगातार 2-3 सालों से इस पर जो है ये विस्फोटक जमा कर रहा था। और इस तरह के जो डॉक्टर है और जो लैब में, जो एक कॉलेज की लैब में काम कर रहा है, उसके लिए विस्फोटकों को किसी न किसी रूप में जुटाना जो है इतना भी मुश्किल नहीं है, जब तक कि उसके ऊपर पूरी तरह से शक ना जाए। और जब आप जिस जगह पर हैं, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में, जिस हॉस्पिटल में, अगर वहीं पर आपको जो है संरक्षण मिला हो तो सुरक्षा बलों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है।
इसके साथ साथ एक बात और है, चलिए मान लीजिए जखीरा पकड़ा गया। अब मैं कह रहा हूं, देखिए सुरक्षा बलों को और कितनी बड़ी कामयाबी मिली है और इसको हमें कैसे, इनका श्रेय जो है, इनका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, ये समझिए। जो गुजरात में एक ISIS का जो एक मॉड्यूल पकड़ा गया है, वो जानते क्या कर, वो भी डॉक्टर था और वो अपना डॉक्टरी का पेशा, अपना ज्ञान जो है वो कहां लगा रहा था, सोचिए। ये व्यक्ति अरंडी के तेल से राइजिन नाम का एक जो है जहर तैयार कर रहा था। आप सोचे ना, ये अरंडी का तेल आम है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, बाजार में बड़े आसानी से मिलता है। अब अरंडी के तेल से राइजिन नाम का एक जहर तैयार कर रहा था। कितना आसान है किसी डॉक्टर के लिए, जो एक लैब में जिसके पास हो, जिसके पास एक कॉलेज हो, जिसके पास एक छोटी सी लैब हो, उसके लिए कितना आसान है अरंडी के तेल से राइजिन। अब ये राइजिन क्या है? राइजिन एक प्रकार का जहर है। कैसा जहर है? ये एक ऐसा जहर है जिसमें कोई स्मेल नहीं होती, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता, और ये इतना मारक जहर होता है कि ये जो है, ये अगर आपके पास, आपके बॉडी में चले जाए तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अब तक इस राइजिन नाम के जहर का कोई इलाज नहीं निकला। और ये आदमी क्या कर रहा था, ये जो आतंकी पकड़ा गया, ये इस राइजिन जहर को तैयार करके ये मंदिरों में जो प्रसाद वितरित होता है, उन प्रसाद में इसकी प्लानिंग ये थी कि मंदिरों में, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जो बड़े बड़े मंदिर है, वहां के प्रसाद में राइजिन नाम का जहर मिला दिया जाए, या जो सामूहिक, जहां पर जब बड़ी बड़ी टैंक लगे हैं, वाटर टैंक लगे हैं, जहां से हजारों लाखों परिवारों के घरों में पानी जाता है, वहां पर राइजिन नाम का जो है जहर मिला दिया। आप सोचिए कि जहां स्मेल नहीं है, जहां टेस्ट नहीं है, और वो जहर पानी में मिलाकर दे दिया जाए, और वो पानी जो है घर घर में, कितना आसान है लाखों लोगों की जिंदगी ले लेना। प्रसाद में मिला दिया जाए, किसी मंदिर में आप जा रहे हैं, बड़ा मंदिर है, वहां एक साथ प्रसाद बनता है, उस प्रसाद के अंदर किसी सिरफिरे ने जाकर राइजिन मिला दिया, और उसके बाद जो है, सोचिए कि क्या उस वक्त जो है, ये सब चीजें जो है ये लोग प्लान कर रहे थे। तो इनके प्लान को रोका गया है, इस बात को याद रखिए, इनके इस प्लान को रोका गया है। और अभी ऐसा नहीं है कि ये जो धमाका हुआ, इसका मतलब ये है कि ये भी बड़ा स्पष्ट संदेश है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार कुछ ना कुछ धमाका करने की, कुछ ना कुछ जो है षड्यंत्र करने की, साजिश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन साजिशों से, इन षड्यंत्रों से निपटने की जिम्मेदारी सुरक्षा बलों की है, हमारी गुप्तचर एजेंसियों की। लेकिन ये जो आधे मोर्चे का युद्ध है, ये जो घर में बैठे जो गद्दार हैं, जो डॉक्टर के रूप में है या किसी और रूप में है, और ये चाहते हैं कि किसी तरह से हिंदुस्तान जो है वो उसको बर्बाद करना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हमको सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये कि ये हम इसका इलाज क्या कर सकते हैं? हमारे पास इसका इलाज ये है कि हम ऐसे लोगों से सतर्क रहें, और जो पॉलिटिकल पार्टियां, जो नेता, जो बौद्धिक जगत के लोग इनको सहारा दे रहे हैं, इनके लिए ढाल बन के काम कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, उनको अलग थलग करें, उनकी ताकत को कम करने की कोशिश करें। अब देखिए ना, इसी दिल्ली के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि जो बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, उस बाटला हाउस एनकाउंटर के अंदर, उस बाटला हाउस एनकाउंटर की बरसी मनाते हुए दीपांकर भट्टाचार्य नाम का जो एक CPI ML का जो नेता है, दीपांकर भट्टाचार्य की स्टूडेंट विंग जो है, वो टेररिस्टों को जो मारे गए, मुठभेड़ में मारे गए, उनके लिए न्याय मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, मैंने आपको बताया था। फिर JNU के अंदर जो भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगा रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनका जो एक टॉप लीडर था वो कन्हैया कुमार, वो कांग्रेस में राहुल गांधी का राइट हैंड है। फिर दूसरी तरफ उमर खालिद, शर्जील इमाम, जो भारत के टुकड़े करने, नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात कर रहे थे। अब आप देखिए उनके लिए जो बौद्धिक वर्ग जो है देश का कैसे खड़ा होकर कहते हैं और जो है आंसू बहाता है कि देखिए इतने समय से वो जो है वो जेल में बंद है। अब ये अरफा खानम नाम की एक महिला पत्रकार है, जिहादी पत्रकार है, आप देखिए उसने तो बाकायदा जोहरान ममदानी का कंपैरिजन कर दिया। जिस तरह से न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी जीता, उसने कहा भारत में भी जोहरान ममदानी तो नहीं है, लेकिन उसने कहा कि शर्जील इमाम जैसे नेता हैं और उमर खालिद जैसे नेता हैं, इनको जो है यहां का दिल्ली का मेयर होना चाहिए। आप आतंकवादियों को दिल्ली का मेयर, दिल्ली की सत्ता सौंपने की बात कर रहे हैं। तो ये जो मानसिकता है ये खतरनाक है, और इस मानसिकता के पीछे बहुत हद तक जो मोदी से नफरत करने वाले लोग हैं ना, क्योंकि उनको लगता है किसी भी हिसाब से मोदी को इस देश में प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, फिर से कहता हूं कि डेमोक्रेटिक तरीके से आप मोदी को हटाइए, आपके पास ताकत हो, लोगों का आपके पास लोगों का समर्थन हो, आप डेमोक्रेटिक तरीके से आइए। लेकिन आप डेमोक्रेटिक तरीके से अगर मोदी को नहीं हटा पा रहे तो फिर इसका मतलब है आप देश के दुश्मन बनकर मोदी को हटाने के लिए साजिशें करेंगे, आप आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होकर करेंगे, आप आतंकवादियों के समर्थक बनकर, और इस तरह के डॉक्टर, इस तरह के जो आतंकवादी बना करके आप भारत में तख्ता पलट करने की कोशिश करेंगे। इससे ज्यादा खतरनाक कुछ हो नहीं सकता। और ये खतरा जो है अब हम सबके घर तक पहुंच गया, हमारी चौखट तक पहुंच गया, इसलिए हम सबको बहुत सावधान रहने की जरूरत है और हम सबको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।